गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कल हमने पढ़ा बेटा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन प्लेन, ठीक है, और 3 डायमेंशन में बता दिया था आपको। तो बेटा जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं, जो हम रिजॉल्व करते हैं किसी वेक्टर को, तो इसका बेटा से वर्किंग ऑफ मैन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे बेटा हम चलते हैं जब, तो ये मैंने पैर दिखाया है, इसे हम ग्राउंड को क्या करते हैं बेटा, अपने पीछे की ओर बैक, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद मेकिंग सम एंगल विद ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस ग्राउंड इसमें किसी एंगल पे हम पुश करते हैं हॉरिजॉन्टल से। तो मान लो बेटा हमने पैर से इधर को पुश किया ग्राउंड को, कितने फोर्स से, एफ से, और कितने एंगल से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो बेटा हमें ग्राउंड क्या देता है, उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है इधर को आगे की ओर। हमने पुश पीछे गए तो उतनी उतनी इसके अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन देगा आर, वो भी कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, और इज इक्वल टू एफ। आर और एफ बराबर है, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा अगर ग्राउंड रिजिड है तो बेटा अब जो आर है, अब इस जो हमें रिजल्ट मतलब फोर्स रिएक्शन मतलब फोर्स ही है, पर ये जो फोर्स देगा ग्राउंड हमें, उस फोर्स को हम कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, 2 कंपोनेंट में। कल बताया था बेटा ये जो थीटा के साथ होता है वो कौन सा, आर कॉस ऑफ थीटा, जो ऊपर को आएगा वो क्या आएगा, आर साइन ऑफ थीटा। ठीक, अब जो आर साइन ऑफ थीटा है बेटा, अब ये देखो जो ऊपर को फोर्स लगी, फोर्स का जो फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ऐसा थोड़ी कि हम ऊपर को जंप कर जाते हैं। ठीक, ये कंपोनेंट कौन बैलेंस करता है, हमारा क्या होता है बेटा, वेट। तो ये कंपोनेंट वेट जो इस कंपोनेंट को बैलेंस करता है, और ये जो ये कंपोनेंट है आर कॉस ऑफ थीटा, इट मेक्स द मैन टू मूव फॉरवर्ड। अगर ये कंपोनेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो आदमी आगे मूव कर जाएगा बेटा, पता लग गया। तो यहां पर भी किसका यूज है बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। वैसे बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का ही एक एग्जांपल है कि पुलिंग और पुशिंग में। मान लो किसी लॉन रोलर को मैंने पुल या पुश करना है, और मतलब मूव करवाना है, या पुल करके या पुश करके। तो पुल करके आसान होगा या पुश करके आसान होगा, ठीक है। तो उसमें बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यूज होते हैं। तो उसमें देखो, इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट। क्वेश्चन आता है बेटा कई बार, इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश इट, व्हाई, क्या आता है व्हाई, क्यों होता है। तो इसका रीजन देखो बेटा, हमने एक लॉन रोलर कंसीडर, हम दोनों एक ही है ये, जिसका वेट W है, लॉन रोलर है ये, इसका वेट W है, ठीक है। एक पुलिंग का केस है और एक में हमने कैसे दिखाया, पुश करके दिखाया है, ठीक है। मान लो हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर लॉन रोलर ऑफ वेट W, और मान लो इसको इस केस में पुल किया है, और इस केस में क्या कि यहां से इस हैंडल से इधर को आगे की ओर पुश किया है, यहां से इधर को। तो पुश करने की फोर्स इस डायरेक्शन में बेटा, ठीक है, विद सम एंगल थीटा, विद जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल थीटा। जैसे यहाँ पर इसको पुल किया तो हॉरिजॉन्टल का कितने डिग्री का एंगल है बेटा, थीटा, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर लॉन रोलर ऑफ वेट W, let it be pulled or pushed by a force F making an angle theta with horizontal directions। अब बेटा हमने F को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, as shown in fig 1 and 2, A and B, मतलब A and B, resolving F into 2 rectangular component as shown in fig A and B। देखो बेटा पहले हम पुलिंग का केस लेते हैं, हम इसको खींच रहे हैं इधर को, तो अब फोर्स किसी एंगल पे थीटा, तो फोर्स को कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा, F cos ऑफ थीटा और ऊपर बड़ा F sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान दो बेटा, तो जो नेट वेट है किसका, लॉन रोलर का, कितना बनेगा बेटा, वेट कहाँ होता है बेटा, नीचे की ओर। अब इतनी सी फोर्स ऊपर को लगी हुई है, तो ये फोर्स क्या करेगी, वेट को कम करने की कोशिश करेगी। तो इन इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर कितना है W प्लस, अगर हम इस फोर्स को पॉजिटिव लें तो ऊपर वाली क्या होगी बेटा, नेगेटिव, कितना है प्लस माइनस F sin थीटा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना इफेक्टिव वेट कितना बन जाएगा बेटा, W माइनस F sin थीटा। एंड व्हाट द हॉरिजॉन्टल फोर्स, जिस तरह हम पुल करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी, F cos ऑफ थीटा। तो द इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल फोर्स F cos ऑफ थीटा। और ये जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इट मेक्स द रोलर टू मूव फॉरवर्ड, इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, आगे मूव करेगा ये रोलर, ठीक है। अब बेटा पुशिंग के केस में देखते हैं, हमने जब इसको इस फोर्स से पुश किया, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में बेटा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल, तो ये इस फोर्स को भी कितने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा, 2 कंपोनेंट में, एक इस साइड को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल में। इस साइड को कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, F cos ऑफ थीटा, और इधर को कौन सा आएगा बेटा, नीचे की ओर F sin ऑफ थीटा। अब देखो बेटा ये जो F sin ऑफ थीटा, ये भी किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी रोलर को थोड़ा सा नीचे दबा रहा है, तो वेट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, W प्लस
एफ साइन थीटा। तो इन केस ऑफ इन पुशिंग इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर कितना हो जाएगा बेटा, W प्लस एफ साइन थीटा। एंड व्हाट इज, अब इसको हमने पुश कर रहे हैं तो आगे इधर को मूव कराना है आगे की ओर, तो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये एफ कॉस ऑफ थीटा, द इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ कॉस ऑफ थीटा। और इसी फोर्स की वजह से रोलर है कहाँ मूव करेगा बेटा, आगे की ओर मूव करेगा, क्योंकि हम इसको इधर को मूव कराना चाहते हैं। एंड दिस इट मेक्स द रोलर टू मूव फॉरवर्ड। अब बेटा पुलिंग में देखो, इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर W माइनस एफ साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करे एफ कॉस ऑफ थीटा। और पुशिंग में कितनी फोर्स, इफेक्टिव वेट क्या होगा, W प्लस एफ साइन थीटा, मतलब बढ़ गया। और फोर्स कितनी है, फोर्स दोनों में सेम है। और हमें पता है बेटा, जब हम फोर्स लगाते हैं यहां पर, तो कुर्सी को मूव करने के लिए कम फोर्स चाहिए होती है, क्योंकि उसका वेट कम होता है। और जो अगर टेबल है तो उसको मूव करवाने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेटा फ्रिक्शन होता है। ठीक है, हम फ्रिक्शन चैप्टर नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे डिटेल में। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जिसका वेट ज्यादा होता है उसको हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है मूव करवाने के लिए, जिसका वेट कम होता है उसके लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो देखो बेटा, इनमें कम इफेक्टिव वेट किसका कम है, देखो पुलिंग के केस में W माइनस और इसमें W प्लस, इसका इफेक्टिव वेट ज्यादा है, और पुलिंग के केस में इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर कम है। तो आपने लिखना बेटा इसके बाद, वी नो दैट ड्यू टू फ्रिक्शन द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी। कि वही कि जिसका वेट ज्यादा होगा फोर्स भी ज्यादा चाहिए होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, और वेट कम होगा तो वही चाहिए। तो पता लगे, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव वेट ऑफ द बॉडी। और एंड सिंस इफेक्टिव वेट किसमें ज्यादा बेटा, या इज लेस इन पुलिंग देन पुशिंग, पुलिंग में कम है, तो देयरफॉर हेंस लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इन पुलिंग देन इन पुशिंग। तो हमें कम फोर्स चाहिए बेटा पुलिंग में, दैट इज व्हाई इट इज इजी टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। तो ये था बेटा एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर हो गया बेटा। अब है बेटा पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए 3 x y और z। ठीक है, तो हमने वैसे जो पोजीशन निकाली है किसमें निकाली है, वन डायमेंशनल मोशन में। ठीक है, मतलब जिसमें एक ही तरफ को ऑब्जेक्ट मूव करता था। तो यहाँ पर बेटा देखो, ऑब्जेक्ट मान लो A पोजीशन पे है, किसी भी टाइम t मानना t मान लो, t1 मानना t1 मान लो। ठीक, तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर निकालना है। हमें पता है बेटा, हम ओरिजिन से A तक क्या प्लॉट करते हैं, एक वेक्टर, टेल उसकी ओरिजिन पे होगी और एरो उस पोजीशन पे होगा। तो OA क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t1। और इसको बेटा जनरली हम R से लिखते हैं। अब मान लो t1 टाइम है तो इसको क्या लिखेंगे हम, R1। और मान लो बेटा इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1, z1 है, वही 2 3 4 है, कुछ भी है। तो OA क्या है बेटा, OA पोजीशन वेक्टर आएंगे किसी ऑब्जेक्ट के कौन से टाइम में बेटा, t1 टाइम में, और उसको हम R1 लिख सकते हैं। और हमें पता है x1 कहाँ है, मैग्नीट्यूड है किस तरफ, अलोंग x एक्सिस, मतलब i कैप, प्लस y1 मैग्नीट्यूड है किस तरफ को, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, और z1 मैग्नीट्यूड है अलोंग k एक्सिस। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मान लो किसी और टाइम में बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, p पे, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, और टाइम कौन सा होगा, t2 टाइम मान लो। तो अब इसके b के पोजीशन, अब ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर कहाँ है, कौन से आएंगे बेटा, t2 टाइम में OB, O से B तक एक लाइन प्लॉट कर, वेक्टर प्लॉट करेंगे बेटा, टेल ओरिजिन पे ही और वेक्टर ही। ठीक है, तो OB को हम क्या लिख लेंगे बेटा, हम t2 टाइम में तो उसको R2 वेक्टर मान सकते हैं। और मान लो इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 तीनों ही चेंज स्पेस में मूव कर रहा है, तो फिर इसको क्या, OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट पर एट टाइम, कौन से टाइम में, t2 टाइम में बेटा। और ये वाले कौन से हैं, ये t1 टाइम में थे। तो OB इक्वल टू R2 इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ बेटा, A टू B, तो A टू B, तो AB क्या है बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, A इनिशियल है और फाइनल पोजीशन B है, तो मतलब t2 माइनस t1 टाइम में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है AB इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर हमने डिस्प्ले AB निकालना है, तो अगर हम इसमें देखो OA AB सेम डायरेक्शन में है और ये OB अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये ट्राइंगल की दो साइड्स हैं, और ये अब थर्ड साइड है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो OB जो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। वही फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल OAB कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, OA प्लस AB जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम ऑर्डर में है, वो उनका सम बराबर है तीसरे वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में, तो कितना आ गया बेटा, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB,
तो ओ ए को बेटा उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, ए बी बराबर है ओ ए माइनस, सॉरी ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी कितना बेटा आर टू माइनस आर वन। अगर हम इनकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना बन जाएगा, आर टू एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस वही आर वन की वैल्यू है ओ ए की वैल्यू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। बता हम जब भी हम माइनस करें तो आई कैप्स मतलब जो सेम डायरेक्शन वालों से सेम डायरेक्शन वाले माइनस करने, तो सेम डायरेक्शन में कौन सा है, आई कैप और आई कैप, मतलब आई कैप वालों से आई कैप माइनस होगा, जे कैप से जे कैप, के से के। तो यहाँ पे x2 है माइनस x1 और आई कैप बाहर आ जाएगा, प्लस y2 जे कैप माइनस y1 जे कैप, तो जे कैप बाहर है y2 माइनस y1 प्लस z2 के कैप माइनस z1 के कैप, तो बेटा के कैप बाहर है z2 माइनस z1, तो ये आ गया बेटा ए बी या क्या था r2 माइनस r1। और इसी को बेटा हम क्या लिखते हैं, डेल्टा r भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, अगर हमने इसको लें या ए बी का मैग्नीट्यूड या r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वही अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा बेटा अगर मैग्नीट्यूड लें। अगर हमने r1 का मैग्नीट्यूड लेना सिंपली r1 तो कितना आ जाएगा, वही i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, उसी तरह से बेटा r2 का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये थे पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। क्लियर हो गया बेटा, तो ये थे बेटा पोजीशन वेक्टर इन स्पेस और साथ में किया हमने एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।